हेलो एवरीवन। गाइस आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विस का सबसे फर्स्ट सर्विसेज जिसका नाम है बैंकिंग सर्विस। क्या पढ़ने वाले हैं? बैंकिंग सर्विस। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते, देखते बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग, द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी आया था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था गाइस। बैंकिंग पहले जानने की ज़रूरत है हमें कि बैंक होता क्या है, राइट। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है। द टर्म दिख रहा है, विजिबल है एवरीवन? ओके चलो। द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। ये जो बैंक है ना, ये जो बैंक, ये कहाँ से आया था? फ्रेंच वर्ड, जहाँ पे उसको बैंको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बैंको। बैंको का मीन मतलब क्या? विच मीन्स बेंच। ओके गाइस, क्या मतलब है? बेंच। देखते हैं आगे क्या है, बेंच क्या है, आप लोगों को बता दूंगा क्या है बेंच। देखिए, इन अर्लियर डेज मतलब पुराने ज़माने में मनी लेंडर्स यूज टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ अ डिफरेंट करेंसी। जो मनी लेंडर्स होते थे गाइस, वो क्या करते थे पुराने ज़माने में? वो डिस्प्ले करते थे। क्या करते थे? डिस्प्ले करते थे डिफरेंट कॉइन्स। डिफरेंट मतलब कि करेंसी, डिफरेंट करेंसी के कॉइन्स जो होते थे वो बेंच के ऊपर रखा करते थे। जैसे कि किसी को चाहिए वो कुछ चीज़ें अपनी यहाँ पे गिरवी रखे और ये कॉइन्स लेके जाए। समझ में आया? तो कहाँ पे रखते थे? बेंच के ऊपर। उस बेंच को ही बोला जा रहा है बैंक। ये बात समझ में आ गया गाइस? तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है इन बिग हेप्स, बेंचेस और टेबल्स। समझ में आया? बेंचेस, टेबल्स एंड बिग हेप्स के ऊपर जो चीज़ें रखी जाती थी, वो करेंसीज रखी जाती थी, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक। तो फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए रखी जाती थी? लेंडिंग और एक्सचेंजिंग के लिए। बात समझ में आ गया? तो गाइस एक बार फटाफट देख लेते क्या था इंट्रोडक्शन। बैंक जो है वो कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड से आया। बैंको है जिसका मतलब होता है बेंच, राइट। इन अर्लियर डेज की बात करते, पुराने ज़माने में जो मनी लेंडर थे वो क्या यूज़ करते थे? टू डिस्प्ले कॉइन्स जो दिखे डिफरेंट करेंसी की हुआ करती थी, उसको बिग हेप्स के ऊपर, बेंचेस के ऊपर और टेबल्स के ऊपर रखा करते थे। इसलिए रखा करते थे फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड एक्सचेंजिंग के लिए। बात समझ में आ गया? बोलो हाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते मीनिंग की। किसकी बात करते बच्चा लोग? मीनिंग। देखिए क्या है मीनिंग। ओके, तो बैंक इज़ ए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है? एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गाइस। क्या ये किस में डील करता है? विच डील विथ डिपॉजिट, एडवांस एंड अदर रिलेटेड सर्विस, राइट। बैंक किस में डील करता है? डिपॉजिट में, एडवांसेस में एंड अदर रिलेटेड ओके सर्विसेज में। ये बात समझ में आ गया? ये डिपॉजिट क्या है पता है? जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए ये बैंक है, राइट। यहाँ पे हम लोग हैं, हमने बैंक को पैसा दिया तो बैंक ने क्या किया? एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट। किससे एक्सेप्ट कर रहा है? पब्लिक से। किससे एक्सेप्ट कर रहा है? पब्लिक से। तो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड इन्हीं पैसों को बैंक अपने पास नहीं रखता, ये पैसों को किधर और देता है? ओके, किसी और देता है, जैसे कि इंडस्ट्री को दे देगा या फिर किसी को जरूरत रहेगा उनको देता है एज अ लोन। ओके, एज अ लोन देना। तो यहाँ पे वही लिखा है, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांसेस, किसी को एडवांस में देना या किसी को लोन देना, ये सब एंड अदर रिलेटेड सर्विस बैंक हमको प्रोवाइड करता है। वो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे जब हम फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ेंगे, राइट। आगे बात करते हैं। बैंक प्रोवाइड द वेरियस सर्विसेज, जैसे कि रिलेटेड टू मनी। ओके, जिसको मनी की जरूरत रहेगी, पैसों की जरूरत रहेगी, उनको पैसे दे देता है बैंक एज अ लोन, राइट। एंड फिनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। ओके, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी जो भी जरूरत पड़ती है कस्टमर को, वो भी बैंक दे देता है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक गाइस। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए मैंने ये टेबल्स के थ्रू बना के रखा है ताकि आप लोगों को इजीली याद हो जाए। टाइप्स ऑफ बैंक देखिए, कंपलसरी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 8 मार्क का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, राइट। तो देखिए टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में देखते हैं हम क्या है बोल रहे हैं। देखिए टाइप्स ऑफ बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बैंक, तो गाइस देखिए कितने टाइप से बैंक है। सबसे फर्स्ट टाइप से सेंट्रल बैंक। तो गाइस मैं सेंट्रल बैंक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल बैंक होता क्या है, समझ में आया? तो गाइस ये सेंट्रल बैंक है, इसका ही दूसरा नाम होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने सुना रहेगा। जैसे कि हर कंट्री का उनका खुद का एक कोई तो सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई है, राइट। और ये सबसे बड़ा एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो बारे में देखते क्या बोल रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक पढ़ना कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। पढ़ना कैसे देख लीजिए कैसे पढ़ना है। ओके, तो देखिए सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल काय फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कहाँ पे रे भाई? इन बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर और इन द कंट्री। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आएगा इस आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड इन द कंट्री। अब देखिए मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, एवरी कंट्री, दिख रहा है? एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन सेंट्रल बैंक। हर कंट्री के पास उसका खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में कौन सा है? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक। 2 पॉइंट हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट की बात करूँ मैं, आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945। आरबीआई कभी इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था।
गाइस ये सब तो पढ़ लिए, मगर ये क्या काम करता है, सेंट्रल बैंक के क्या कार्य है वो भी तो पढ़ना जरूरी है ना, क्या काम करता है भाई। ये तो पता है कि सेंट्रल बैंक जो है, ओके, सेंट्रल बैंक जो है एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कहाँ पे, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर और इन द कंट्री के अंदर। हर कंट्री का उसका खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आरबीआई है, आरबीआई कभी स्टेब्लिश हुआ था 1945 में, ये तो पढ़ लिए, बट क्या काम करता है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो देखते वो भी क्या काम करता है। सबसे फर्स्ट क्या है इसका काम, फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का, फ्रेम द मॉनिटरी पॉलिसी। क्या करना, मॉनिटरी पॉलिसी को फ्रेम करने का काम करता है। ये बात सबको समझ में आ गया, मॉनिटरी पॉलिसी को फ्रेम करता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, क्या बोला, इशू ऑफ करेंसी नोट्स, राइट। इशू ऑफ करेंसी नोट्स मतलब कि जो नोट्स की जो करेंसी होती है, नोट्स को छापने का काम कौन करता है, यही सेंट्रल बैंक करता है गाइस। नेक्स्ट, एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ओके, एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना गाइस, बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो भी गवर्नमेंट के, वो भी सेंट्रल बैंक से ही होते हैं। ये बात समझ में आ गया। आगे बात कर रहा है एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। अभी ये जो सेंट्रल बैंक है ना गाइस, ये बैंकर्स का बैंक है, मतलब कि जो अदर बैंक है ना, जैसे कि यूनियन बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, इन बैंकों का फादर एक तरह से बोल दिया जाए। समझ में आया, बैंकर्स बैंक का मतलब समझ में आ गया क्या, मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आरबीआई बनाती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन किसको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि एसबीआई को हो गया, यूनियन बैंक को हो गया, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को अदर बैंक को फॉलो करना पड़ता। मगर एक बात में बोला जाए कि मतलब ये अदर बैंक के फादर है, राइट। तो गाइज ये बात हमने सेंट्रल बैंक में देख लिया, 4 चीज़ें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, इसके बाहर कुछ नहीं लिखना है आपको, समझ में आया। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक के, सॉरी कमर्शियल बैंक के बारे में बात करते हैं। ये कमर्शियल बैंक जो है वो दूसरा पॉइंट है हमारा, ओके। अब देखिए गाइस, सेंट्रल बैंक जो है ना वो नॉर्मल पब्लिक के साथ डील नहीं करता। सेंट्रल बैंक जो हमने ऊपर पढ़ा वो नॉर्मल पब्लिक के साथ डील नहीं करता। जैसे कि हम जैसे आम इंसान लोगों का बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक में नहीं हो सकता, हमारा अकाउंट सेंट्रल बैंक में नहीं हो सकता। तो हमारा अकाउंट कहाँ पे होगा, हमारा अकाउंट कमर्शियल बैंक में होता है। कहाँ पे होता है गाइस, कमर्शियल बैंक में। तो कमर्शियल बैंक क्या रोल अदा करता है, देखिए सबसे फर्स्ट, कमर्शियल बैंक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल, इकोनॉमिक में एंड सोशल डेवलपमेंट में, हमारे सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब गाइस ये है कैसा, मतलब कि सर ये नहीं समझा क्या है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बोल रहे हो, नहीं समझ रहा। देखिए जस्ट एग्जांपल देता हूँ गाइस, देखिए ये बैंक है, राइट, और यहाँ हमने बैंक को पैसे दिया, राइट, हमने बैंक को पैसे दिया, बैंक ने ये पैसा किसी को दिया, किसी को क्या दिया, एज अ लोन दिया। क्या दिया गाइस, एज अ लोन। अब ये इंसान अगर अपनी इंडस्ट्री, मतलब कोई इंडस्ट्री या कोई कुछ भी बिजनेस करना चाहता है, क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो गाइस जब ये बिजनेस करना चाहता है तो गाइस इसके पास पैसे नहीं है, तो पैसे कहाँ से मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है। अब ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर ये अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो गाइस कहीं ना कहीं बताइए इसका बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, इसका बिजनेस अगर ग्रोथ करेगा तो गाइस क्या ये बिजनेस ग्रोथ करने से इसको इनकम प्रॉफिट होने वाली है कि नहीं, क्या यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कि नहीं, हाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्या इससे हमारे देश का इकोनॉमिक बढ़ेगा कि नहीं, हाँ बढ़ेगा सर बढ़ेगा। साथ साथ में हमारे देश का डेवलपमेंट होगा कि नहीं गाइस, हाँ होगा सर डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब यही है, कमर्शियल बैंक जो है उसका मेन मकसद यही है गाइस, वो हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरी बात करते हैं गाइस, सबसे फर्स्ट जैसे कि हमने सेंट्रल बैंक का फंक्शन देख लिया था, वैसे कमर्शियल बैंक का भी कुछ काम होगा ना गाइस। तो देखिए क्या काम है, परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शन। देखिए क्या परफॉर्म करता है इंपॉर्टेंट फंक्शन की, इसके 2 फंक्शन है गाइस, एक प्राइमरी फंक्शन है और एक सेकेंडरी फंक्शन। मतलब इसका 2 कार्य है, एक पहला कार्य और एक दूसरा कार्य। क्या प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ मनी, ये होता क्या आपको मैंने बताया, सेम गाइस देख लीजिए वही भाई। क्या करना, पब्लिक है, पब्लिक से पैसा लेना, मतलब कि पब्लिक से पैसा ले रही है इसलिए बोल रहे हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, एंड इन्हीं पैसों को वो किसी और को एज अ लोन दे रही, मतलब लेंडिंग ऑफ मनी। बात समझ में आ गया, ये इसका प्राइमरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन में क्या आ रहा है, सेकेंडरी फंक्शन में गाइस देखिए एजेंसी फंक्शन है और यूटिलिटी फंक्शन है गाइस। सेकेंडरी फंक्शन में याद रखिएगा एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। इसका जो डिटेल डिस्कशन होगा गाइस वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, वो इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं के ऊपर है, पूरा का पूरा इन्हीं के ऊपर है। समझ में आया मैंने क्या बोला, वो पूरा का पूरा वहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं, इसके फंक्शन भी हो गए, उसके बाद कितने पार्ट में डिवाइड है, दिख रहा है, ओके। कमर्शियल बैंक का डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में गाइस, 3 पार्ट्स। कौन कौन से, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो है गाइस, पब्लिक बैंक भी, पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है और फॉरेन बैंक होते हैं, 3 बैंक होते हैं, राइट। तो अभी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वहाँ पे मेजोरिटी कैपिटल किसका होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट का होता है। मेजोरिटी कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, दिख रहा है यहाँ पे मेजोरिटी कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट। और एग्जाम्पल कौन है, बैंक ऑफ इंडिया और SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में मेजोरिटी कैपिटल हेल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप, एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक।
मतलब अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूँ तो प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा होता है, कैपिटल लगा होता है प्राइवेट बैंक में, वो किसका लगा होता है? कोई प्राइवेट इंडिविजुअल होगा या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, मिलकर वो लोग पैसा वहाँ पे डालते हैं एंड बिजनेस बैंक स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एक्सिस बैंक की बात कर सकते हैं और एक HDFC बैंक की बात करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ फॉरेन बैंक की, तो फॉरेन बैंक विच आर इस्टेब्लिश इन आउटसाइड इंडिया। मतलब कि ये फॉरेन बैंक ऐसा बैंक है जो इस्टेब्लिश तो आउटसाइड इंडिया हुआ है, बट उसके ब्रांचेस जो है ना वो गाइस इंडिया में, उसके ब्रांचेस कहाँ पे? बट दिस बैंक्स ब्रांचेस इन इंडिया, जैसे कि सिटी बैंक बात कर सकते हैं और एक HSBC बैंक के बारे में बात कर सकते हैं। तो गाइस इसके बारे में एक छोटा सा एक बोलते हैं ना समरी देख लेते क्या है हमने पढ़ा अभी तक, राइट। देखिए फर्स्ट सबसे पहला है इंपॉर्टेंट, कमर्शियल बैंक का इंपॉर्टेंट क्या प्ले ये रोल अदा करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में, याद हो जाएगा पहला पॉइंट। ओके, कितने फंक्शन है इसके? 2 फंक्शन है गाइस। कितने फंक्शन? 2, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनी। एजेंसी फंक्शन क्या? सेकेंडरी में एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। अरे कितने टाइप के होते हैं भैया? 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। देखिए मेजोरिटी कैपिटल हेल्ड बाय, मेजोरिटी कैपिटल हेल्ड बाय, दोनों कॉमन है, एक ही साथ लिख सकते हो दोनों। ओके, गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे हेल्ड करता है कैपिटल, और यहाँ पे किसका? प्राइवेट इंडिविजुअल का रहता है। बैंक ऑफ इंडिया SBI है, यहाँ पे एक्सिस बैंक है, HDFC है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये फॉरेन बैंक, ये एस्टेब्लिश होता है आउटसाइड इंडिया बट उसके ब्रांचेस इंडिया में, जैसे कि सिटी बैंक एंड HSBC बैंक। तो आई होप गाइस आपको ये भी याद हो गया। तो 2 के 2 आप लोगों को मैंने अभी के अभी लर्न करवा दिए, राइट। अब मैं बात करता हूँ तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। क्या है गाइस? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। आई होप ये भी आपको दिख रहा होगा। अब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का क्या मतलब है, राइट गाइस। तो अगर मैं बात करूँ आफ्टर 1947, ओके 1947 के बाद गाइस इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ हो रहा था। पता है इंडस्ट्री में बहुत इंडस्ट्री बढ़ती जा रही। तो इंडस्ट्री जब बढ़ना था, इंडस्ट्री को बढ़ाना था, इनका मेन मकसद था कि इंडस्ट्री को बढ़ाना, क्यों? लोगों को रोजगार देना था। जब लोगों को रोजगार पहुंचाना था तो क्या करना था फिर? रोजगार कैसे पहुंचाए लोगों को? मतलब कि लोगों को रोजगार बनाना है तो इंडस्ट्री ओपन करना पड़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, है ना। तो उस टाइम पे जो लोग थे ना गाइस, उनको इंडस्ट्री तो खोलना है बट लोन कहाँ से मिले? लोन कहाँ से मिले? क्यों? इंडस्ट्री खोलने के लिए मशीन चाहिए, मशीन की तो हैवी कॉस्ट होती है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया गाइस? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक लाया। क्या लाया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक लेके आया, राइट। तो देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या करता है बैंक? दिस आर ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक भी क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या प्रोवाइड करता है? दैट प्रोवाइड, ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड देता है। मतलब कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड देता है। किसको देता है? वो पहला इंपॉर्टेंट है, बिजनेस फर्म को, टू द बिजनेस फर्म। मतलब कि अगर किसी को इंडस्ट्री ओपन करना है या किसी को बिजनेस ओपन करना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से लोन ले सकता है। और ये जो बैंक है आपको लोन जो प्रोवाइड करेगा वो मीडियम टर्म प्रोवाइड करेगा और लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करेगा आपके बिजनेस के लिए। ये बात समझ में आ गया। अब मैं आगे की बात करता हूँ, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं डेवलपमेंट बैंक के। ओके, फर्स्ट है IFCI, SFC, MSFC। इसका फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है IFCI, इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ये बात समझ में आएगा। नेक्स्ट है SFC ना, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एंड थर्ड वन है MSFC, इसका मतलब है महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राइट। आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि हमने कमर्शियल बैंक के भी फंक्शन देखे, कमर्शियल बैंक क्या काम करता है, तो गाइस वैसे डेवलपमेंट बैंक भी कुछ काम करता रहेगा ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। और सेंट्रल बैंक के भी काम देख लिए थे। अब इसके क्या काम है देखते हैं। फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक दिखा है। अभी क्या बोला है? प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड टू द बिजनेस फर्म। दिखा? क्या यही सेंटेंस हमने कहीं यहाँ पे पढ़ा था? क्या दिख रही है? सेम है क्या? अरे हाँ सर, डिक्टो तो सेम है। हाँ वही है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, पहला है ये जो बैंक है डेवलपमेंट बैंक, ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड देता है फॉर टू द बिजनेस फर्म। बट किस लिए देता है? फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या है? ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सको, एक्सपांशन एंड अपने बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन करो, टेक्नोलॉजी लेके आओ, मॉडर्नाइजेशन करो। पहले एम्प्लॉय लोग काम करते थे, अब मशीन लेके आओ, मशीन काम करेगा। समझ में आया? ताकि मॉडर्नाइजेशन मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी लेके आना। तो इसलिए अगर इंडस्ट्री को लोन चाहिए रहता है तो वो यहाँ से लोन ले लेती है, इस बैंक से। तो पहला बात समझ में आ गया इस बैंक का क्या काम है। दूसरा, ये बैंक क्या करता है? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर इशूड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है देखिए, जैसे कि सपोज कोई कंपनी है गाइस, वो कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है मार्केट में, राइट। तो उसके कंपनी जो पूरे के पूरे इशू नहीं हो पाते, उसमें से कुछ शेयर अभी भी अनसोल्ड है, तो उन अनसोल्ड जो शेयर होते हैं उसको ना ये बैंक क्या करता है? परचेस कर लेता है, गारंटी ले लेता है। क्या लेता है? गारंटी। अंडर राइटिंग का मतलब होता है एक तरह से गारंटी। समझ में आया? गारंटी लेता है कि उन शेयर को मैं खरीद लूँगा अगर कोई नहीं खरीदेगा तो। समझ में आया? तो जैसे ये शेयर खरीदता है वैसे ही गाइस ये जो है ना शेयर खरीदती है ये बैंक, वैसे ही उन कंपनियों के
डेबेंचर को भी परचेस करती है और बॉन्ड्स को भी परचेस कर लेती है। बात समझ में आ गया? तो गाइस इसका भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, हमने क्या पूरा समरी क्या किया इसमें, देख लेते फटाफट। देखिए फर्स्ट क्या है भैया, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है। किसको देता है रे भाई, बिजनेस फर्म को देता है। कौन कौन से एग्जाम्पल है मैंने बताया, IFC, ISFC, MSFC, 2 पॉइंट हो गए, राइट। थर्ड क्या है, इनके फंक्शन क्या है भैया, 3 है, राइट। पहला है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन देना बिजनेस फर्म को, काय के लिए देना, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके, मॉडर्नाइजेशन कर सके, राइट। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर इशूड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एंड थर्ड क्या परचेस करती है, डेवेंचर एंड बॉन्ड्स। तो गाइस मैंने 3 करवा दिए, मैंने क्या करवा दिया, 3 करवा दिए। आई होप आप लोगों को पूरा फटाफट याद हो जाना चाहिए, समझ में आया। अब मैं 4th नंबर की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए 4th नंबर हमारा है कोऑपरेटिव बैंक, राइट। 4th नंबर क्या है, कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, पहले जानने की जरूरत है, राइट। कोऑपरेटिव वर्ड से दिख रहा है आप लोगों को, आपने 11th या कहीं पे कभी तो पढ़ा रहेगा। कोऑपरेटिव मतलब क्या, लोगों की भलाई के लिए, समझ में आया, लोगों की भलाई के लिए, राइट। अगर कोऑपरेटिव बैंक्स आर, दिख रहा है यहाँ पे मैंने आर लिखा है, आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है तो पहले उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, कहाँ पे, कोऑपरेटिव, इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट में। चलिए अब अगर वो बैंक है, अगर वो एक्ट में अगर रजिस्टर्ड हो गया, उसके साथ साथ उसको जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसको भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। भैया तुम बैंक बन रहे हो तो जो रूल बनाए बैंकों के लिए वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो सेकंड, रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, भैया आपको रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही आपको चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस टाइप के बैंक कहाँ पे दिखाई देते, पॉपुलर कहाँ पे ये बैंक, ये पॉपुलर है इन सेमी अर्बन एरियाज़ में, जो गाँव जैसा लोग, एंड रूरल एरिया, एकदम ही गाँव वाला, राइट। अब क्या करता है ये कोऑपरेटिव बैंक है ना गाइस, ये कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है भैया, उधारी। क्रेडिट मतलब उधारी पे देता है, किसको देता है, उधारी, राइट। मतलब एक तरह का लोन देता है उधारी पे, किसको देता है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल होते हैं ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल लोग, उनको देगा, या छोटे मोटे फार्मर या फिर स्मॉल स्केल यूनिट्स, उनको ये लोन प्रोवाइड करता है ये बैंक। ओके, ये बात समझ में आ गया। आगे कितने लेवल हैं इसके, 3 डिफरेंट लेवल है कोऑपरेटिव बैंक के। एक होता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एंड थर्ड है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। दिख रहा है, प्राइमरी जो है वो ऑपरेट होता है विलेज लेवल पे। प्राइमरी कहाँ पे ऑपरेट होगा भैया, विलेज लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट वाला कहाँ पे ऑपरेट होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट वाला ऑपरेट कहाँ पे होगा, स्टेट लेवल पे। खत्म। आई होप ये आपको दिख रहा रहेगा, देख लीजिए। ओके, तो गाइज मैंने 4 करवा लिए आपके। देखिए फिर से इसका एक छोटा सा समरी ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक का, देख लीजिए। कोऑपरेटिव बैंक क्या है भैया, रजिस्टर करना पड़ेगा पहले तो, ओके, इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट में। इसको रेगुलेट होना पड़ेगा, जो भी अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ये पॉपुलर कहाँ पे भैया, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। ओके, ये क्या करता है, उधारी देता है, किसको देता है, लोन। ये देता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड पीपल को, फार्मर को, स्मॉल स्केल यूनिट्स को, राइट। ओके, कितने लेवल है इसके, 3 डिफरेंट लेवल है। ये कहाँ पे, एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होता है, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अगर जो प्राइमरी वाला वो ऑपरेट होता है विलेज लेवल में, डिस्ट्रिक्ट वाला ऑपरेट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट वाला ऑपरेट होता है स्टेट लेवल पे। खत्म। एंड अब लास्ट जो बचा है हमारा आज का जो है वो है एक्सचेंज बैंक। 5वां नंबर है एक्सचेंज बैंक। दिख रहा है, एक्सचेंज बैंक। देखिए एक्सचेंज बैंक आर कंसर्न विद द फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। ये किस में काम करता है भैया, फॉरेन ट्रेड। एक्सचेंज बैंक है ना, एक्सचेंज मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले से रिलेटेड है, समझ में आया। ओके, तो वहाँ पे एक्सचेंज कहाँ पे, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, फाइनेंस करते हैं ना फॉरेन ट्रेड में, वहाँ पे ये बैंक यूज़ होता है। क्या फंक्शन है इसका, देखिए फंक्शन ऑफ एक्सचेंज बैंक 3 फंक्शन है। देखिए सबसे फर्स्ट, रेमिटिंग मनी। रेमिटिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र करवाना। अब सपोज़ कि गाइस एक बात ले लेते कि जैसे कि आपने फॉरेन के कोई शेयर्स परचेस किए रहेंगे, राइट, या फिर आपने वहाँ पे कोई डिबेंचर्स का परचेस किए रहेंगे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, राइट। या फिर आपका कोई बिजनेस रहेगा वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ से कुछ प्रॉफिट आपको जनरेट होगी, तो गाइज वहाँ के जो प्रॉफिट है वहाँ के डॉलर्स में मिलते रहेंगे, उनको यहाँ पे करेंसी में, यहाँ की करेंसी यहाँ पे नोट्स में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ सर करना पड़ेगा। तो ये काम ये बैंक ये काम करके देता है, आपके जो फॉरेन करेंसी रहते हैं उनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने का। ओके, तो रिमिटिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। दूसरा, ये जो बैंक है एक्सचेंज बैंक, ये आपको मदद करता है ताकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड कर सके, एक्सचेंज बैंक। एंड थर्ड है डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स, राइट। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा रहेगा, तो डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल में भी ये काम आ जाता है। ओके, मदद करता है ये बैंक। तो गाइज आई होप मैंने आप लोगों को 5 सिखा दिए हैं, दिख रहा है ये 5 मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखा दिए हैं। ओके, टाइप्स ऑफ बैंक के।
अब मेरे जो भी पेंडिंग है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा दूंगा। जैसे कि ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो गाइज़ फटाफट आप लोगों को ये लर्न करना है ताकि आप लोगों का ईजिली सब हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क का कंपलसरी इसी चैप्टर से 8 मार्क का एक बड़ा आंसर मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का प्रोसीड करेंगे।